Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 2 of our chapter number 11, that is transport in plants. तो हम इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं. उसमें हमने बेसिकली ट्रांसपोर्ट की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था. तो अब हम देखते हैं कि हम इस पार्ट में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो पार्ट 2 में हम लोग प्लांट और वाटर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर जो है दैट इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वो प्लांट के साथ उसका रिलेशन क्या है. उसके बाद हम वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. ये एक पोटेंशियल एक काइंड ऑफ थिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वाटर पोटेंशियल. उसके बाद हम ऑस्मोसिस की हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि ऑस्मोसिस होती क्या है, किस तरह से हमें पता लगता है कि प्लांट में ऑस्मोसिस होती है. देन प्लाज्मोलाइसिस, imbibition, long distance transport of water, absorption of water by the plants, apoplast pathway, symplast pathway, water movement up a plant, and how can we see that root pressure exists. So ये सारी के सारे topics मे बी आप सबके लिए like it's new, everything is new for you guys. So ये बहुत ही important topics हैं, बहुत ही like आपको समझना है. It's not like cramming part, आप इसको cram करके नहीं याद कर सकते. You have to understand this topic and then only you can learn कि है क्या, ये होता कैसे है, and like with the logic you can understand. Okay, so let's start with our topic number 1 of this part video, that is plant water relations. तो प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. तो हम इसमें क्या बता रहे हैं कि जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, यू कैन अंडरस्टैंड. सॉल्यूशन से दो पार्ट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट. तो वाटर लिक्विड मीडियम हो गया, सो इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो वो मेनली वाटर ही होता है, अगर उसमें से हम कुछ मॉलिक्यूल्स, मतलब इन विच वेरियस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं. अब अगर आप वाटरमेलन देखें, अगर इस पिक्चर में देखें, वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है, ठीक है, जिसमें 92% वाटर होता है. ठीक है, बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट होता है. सो इट हैज 92% वाटर. अगर हम हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें, जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, सो उनका भी अगर हम देखें तो उनके अंदर वाटर की कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. ड्राई सीड्स की, वुडी पार्ट्स की बात करें तो उसके अंदर भी थोड़ी क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है. तो वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है, अगर हम कॉर्न्स की बात करें, अगर एक मेच्योर कॉर्न का प्लांट है, ठीक है, वो एक दिन में 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. इमेजिन 3 liters of water is absorbed every day by a mature corn plant. Okay, and if you talk about a mustard plant की अगर हम बात करें तो जितना उसका वेट होता है वो 5 घंटे में उतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सो दिस इज वाटर. जो हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बारे में हम देखते हैं आगे कि हम वाटर पोटेंशियल क्या होता है. तो जो वाटर पोटेंशियल है इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, और इसके हम लोग अंडरस्कोर हम ये W डाल देते हैं. W डिफाइंस वाटर. सो दिस सिंबल साई W डिफाइंस वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है. वाटर पोटेंशियल एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी है जो मतलब एक तरह की ये फ्री एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में. अगर आप इस पिक्चर में देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ये वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, सो जो इनके ये मूवमेंट क्यों हो रही है, बिकॉज इनके अंदर कुछ एनर्जी है, फ्री एनर्जी प्रेजेंट है. तो जो एनर्जी इनको फ्रीली इस सॉल्यूशन में मूव करने की एबिलिटी देती है उसको हम लोग वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. क्या मतलब हुआ इसका कि ये जैसे मॉलिक्यूल्स देखिए आप, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है. तो जो फ्री एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूव करने की परमिशन या एबिलिटी प्रोवाइड करती है उसको हम लोग वाटर पोटेंशियल बोलते हैं. और वाटर पोटेंशियल साई W से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल्स होती है. सो यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है. यूनिट कौन सी होती है वाटर पोटेंशियल की? पास्कल.
ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बेसिकली जो फ्री एनर्जी हम बात कर रहे हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है उनमें, वो फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो जो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ये रैपिड रैंडम एक कांस्टेंट मोशन मतलब मूव करते ही रहते हैं, ठीक है, एक रैपिड मूवमेंट रैंडम मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज होती है, ठीक है, इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होती है, इसका जो इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उतनी ही इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो इसका वाटर पोटेंशियल है वो भी क्या करता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो होता क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू अलाउ देम टू मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, इसका वाटर पोटेंशियल राइज कर जाएगा। और जो अब हम बात कर रहे हैं कि वाटर मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स, देखिए इस साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइड पे हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है हमने। तो इसमें हम क्या बात करें कि जो वाटर की मूवमेंट होगी वो डिफ्यूजन के थ्रू होगी, और वो कैसे होगी, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल एनर्जी सिस्टम, यानी कि हाई से हाई हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेगा। जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वहां से वो लो की तरफ मूव करेगा, और इस मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन का नाम देते हैं। ओके, तो जो प्योर वाटर होता है, अगर हम प्योर वाटर की बात करें, जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है अगर उसमें कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए, जो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होता है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है, बिकॉज वाटर पोटेंशियल जो है वो दो पोटेंशियल से मिलके बनता है, एक सॉल्यूट पोटेंशियल और एक प्रेशर पोटेंशियल, इन दोनों का मिक्सचर वाटर पोटेंशियल कहलाता है। तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो अप्रोक्सीमेटली वाटर पोटेंशियल के इक्वल ही रहता है, तो हम हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल को वाटर पोटेंशियल ही कंसिडर करते हैं अगर प्रेशर पोटेंशियल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। यानी कि अगर कोई भी प्रेशर इसके ऊपर नहीं लग रहा तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, और सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल यानी कि 0 हो जाएगा उसका। पर हम सिंपल बात देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का 0 होता है, बस आपको इतना याद करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर, ठीक है, ये जैसे प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर में जैसे ये कुछ सॉल्यूट कुछ भी ऐड कर दिया हमने, चाहे जैसे सोडियम आयंस हो गए, शुगर मॉलिक्यूल हो गए, कुछ भी चीज हो गई, ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स वाटर में ऐड कर दिए तो जो इसकी फ्री एनर्जी है, ठीक है, इनके अंदर जो फ्री एनर्जी प्रेजेंट है उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। सो फ्री एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशंस का होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो प्योर वाटर से हमेशा कम होगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूट्स के ऐड करने से इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम पानी में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, कोई भी सॉल्यूट्स अगर ऐड हो जाते हैं तो उसके कारण उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। पहले सॉल्यूट के ऐड करने से सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें यही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट्स की एडिशन सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर ऐड करने से उसका जो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो गया, उसी पोटेंशियल को हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। और कोई भी सॉल्यूशन का अगर
जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो जो वाटर पोटेंशियल होगा वो सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में हमारा जो प्रेशर पोटेंशियल है वो जीरो काउंट होगा, ठीक है। पर अगर प्रेशर पोटेंशियल, बिकॉज हम क्या बात कर रहे हैं, जो साई डब्ल्यू, इसमें देखिए आप इक्वल टू साई एस सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस साई प्रेशर पोटेंशियल, तो ये चीज हमेशा इस तरह से होती है, जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल की इक्वल है, ठीक है। इन दोनों की एडिशन को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। और हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऐड करते हैं हम किसी सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर एक भी चीज कम होगी तो वाटर पोटेंशियल अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर अगर हम क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर प्रेशर पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, यानी कि जीरो अगर हम काउंट करें, तो जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। इस बात का यही मतलब है, ठीक है। तो अब जो पानी है वो हमेशा प्लांट सेल में डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर जाता है, और वो जो प्रेशर सेल वॉल के अगेंस्ट लगता है उसको हम लोग प्रेशर पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में, प्रेशर पोटेंशियल के बारे में और वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल जो है हमारा, जो प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली वो, देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। और वाटर पोटेंशियल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है प्रेशर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पर जो प्रेशर पोटेंशियल है अगर तो वो ऑस्मोटिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तो वो जीरो है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। बट अगर उसमें कुछ बाहर से सपोज कुछ उसमें प्रेशर हम दे रहे हैं, अगर हम कोई पुश कर रहे हैं उसमें उसमें कुछ भी टेंशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है वो नेगेटिव, पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर हम उसमें से कुछ चीज खींच रहे हैं, यानी कि उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट। जो वाटर को ऊपर खींचने में प्रेशर पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जो वाटर पोटेंशियल हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही देख रहे हैं अभी, इसके बारे में हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे प्रेशर पोटेंशियल के बारे में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल किसी भी सेल का सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल से अफेक्ट होता है, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप ऐसी ही है कि अगर सॉल्यूट पोटेंशियल चेंज होगा, प्रेशर पोटेंशियल चेंज होगा, तो वाटर पोटेंशियल अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, इसमें हमने प्योर इस एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में हमने वाटर, प्योर वाटर ऐड कर रखा है, ठीक है। इस प्योर वाटर में अगर हम लोग एक साइड पे एक सपोज ये लेफ्ट साइड हो गई इसकी, ये राइट साइड हो गई, ठीक है। अगर हम राइट साइड पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, अगर हम राइट साइड पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, तो इससे ऐड करने से क्या होगा, हमने क्या बात करी थी कि सॉल्यूट्स की एडिशन से इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर पोटेंशियल अपने आप कम हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर, बिकॉज इस पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा, तो हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। तो जो इसका ये वाला हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो गया तो वाटर पोटेंशियल अपने आप कम हो जाएगा। तो इस साइड पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया और इस साइड पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो लेफ्ट से राइट की तरफ वाटर मूव कर जाएगा, because water always moves from high water potential towards lower water potential, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो देखिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो देखिए कि अगर इसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, बट इसमें हमने एक पॉजिटिव प्रेशर लगा दिया ऑन लेफ्ट साइड पे हमने एक पॉजिटिव प्रेशर लगा दिया, यानी कि पुश लगा दिया हमने। तो पुश लगाने से क्या हुआ कि इसका
एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया, इसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया, जिसकी वजह से वाटर जो है, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, इसको राइट साइड की तरफ मूव करने के लिए बोलेगा वाटर को। तो इस केस में भी वाटर जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अब थर्ड सिनेरियो आया। थर्ड सिनेरियो में हमने एक पुल लगा दिया, खिंचाव पैदा किया हमने, ठीक है, हमने ऊपर की तरफ खींचा, पुल किया किसी चीज को, तो नेगेटिव प्रेशर आ गया वो। तो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि इसका जो है प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेगेटिव जो प्रेशर पोटेंशियल कम हो जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल के कम होने से इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो भी वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, तो ये राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यू कैन सी द एरो, ये लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा, सॉरी राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा और वाटर का लेवल यहाँ राइज कर जाएगा। तो ये 3 सिनेरियोज हमने इससे पढ़े वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करते हुए। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या जाता है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या कि डिफ्यूजन होती है वाटर की थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भी प्रेजेंट हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भी प्रेजेंट हैं, तो जो स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन हो जाती है वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स की स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल वॉल उनके लिए बिल्कुल भी बैरियर नहीं होती। अगर हम सेल की बात करें, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो ये सेल वॉल हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है हम उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो वाटर की परमिएबिलिटी है वो सेल वॉल उसको इफेक्ट नहीं करता, वो उसके अंदर इजीली एंटर कर जाता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंसेस भी इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली, ऐसे आप प्लास्टिक की शीट मान लीजिए उसको, पर वो जो है वो बहुत सिलेक्टिव होती है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है, अपने आप। तो थ्रू कोई पाथवेज के थ्रू मूव करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, और जो वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं कि मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल में कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे और कौन से बाहर आएंगे। जबकि सेल वॉल जो है वो सभी को अंदर भी ले सकती है और बाहर भी कर सकती है, क्योंकि वो परमिएबल होती है। तो जो मेम्ब्रेन्स भी होती हैं वो 4 तरह की हो जाती हैं। एक तो हो गई परमिएबल, जो किसी भी चीज को अलाउ कर रही है, कुछ भी अंदर आ सकता है, कुछ भी बाहर जा सकता है। एक हो गई कि नॉन परमिएबल, कि उसके अंदर कुछ एंटर ही नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरी हो गई सेमी परमिएबल, ठीक है, जैसे जिसकी हमने बात करी कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं जा सकते। वेरेज सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की दोनों की मूवमेंट हो सकती है। जो अब हमारी आ गई फोर्थ वन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल में कि वो बहुत सिलेक्टिव है, बहुत स्पेसिफिक है कि कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो वो सिर्फ वही जा सकते हैं और दूसरा नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसमें भी सॉल्यूट्स की मूवमेंट और सॉल्वेंट्स की मूवमेंट दोनों की होती है, बट स्पेसिफिक वालों की, ठीक है। अब जो वेक्यूलर सैप होता है, ठीक है, अब हमने ये ऑस्मोसिस की बात करी, सॉरी। और अब ये लास्ट पॉइंट है कि वेक्यूलर सैप, जो लार्ज सेंट्रल वेक्यूल एक बहुत बिग सेंट्रल वेक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, तो उसका जो वेक्यूलर सैप होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अब हम ऑस्मोसिस के बारे में एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पे
कि एक ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो जो नेट ग्रेडियंट है, ठीक है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये सेमी परमिएबल हमारी मेम्ब्रेन हो गई। तो जो नेट डायरेक्शन है ऑस्मोसिस की, वो प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कहाँ से कहाँ की तरफ मूव होंगे? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, जब तक इक्विलिब्रियम मतलब सेम नहीं हो जाती दोनों साइड्स पे, तब तक ये मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल होती रहती है दोनों चैम्बर्स में, दोनों लाइक सेल्स में, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ओके, अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया, एक पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाया। पोटैटो ऑस्मोमीटर हम कैसे किसको बोलते हैं? पोटैटो लिया, उसके अंदर हमने एक कैविटी बना ली, उस कैविटी में हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, तो इसको पोटैटो ऑस्मोमीटर का सेटअप बोल दिया। ठीक है, उस पोटैटो को हमने एक बीकर में रख दिया जिसके अंदर पानी था। ठीक है, उस पानी वाले बीकर में हमने रख दिया। तो उसमें क्या हुआ, अब आप क्या देखेंगे, इसके अंदर जो पोटैटो है उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है, और जो बाहर वाटर बीकर में वाटर रखा है उसके अंदर भी सॉल्यूशन है, वाटर है। ठीक है, तो अब बीकर से, ठीक है, ये दो हमारे सेल्स की ये जो बाहर की लेयर हो गई हमारी पोटैटो की, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। ठीक है, तो अब जो ये वाटर बीकर वाला है वो सेल के अंदर, जो इसके पोटैटो के अंदर एंटर कर जाएगा, इस कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा। दैट मींस ऑस्मोसिस हो गई, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ वाटर मूव कर गया। सो दिस डिफाइंस की जो इसका लेवल है, आपने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, इसमें आपने बीकर के अंदर जो पोटैटो कैविटी वाला पोटैटो रखा हुआ है जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है, उस कैविटी को आपने पिन कर दिया यहाँ पे कि इतना लेवल था, इतना लेवल ऑफ वाटर इसमें शुगर सॉल्यूशन था। तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इसका जो लेवल है वो बढ़ गया, यानी कि वाटर अंदर एंटर कर गया। सो दैट मीन्स ऑस्मोसिस हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन हम ऑस्मोसिस की और किस तरह से दे सकते हैं। एक सेकंड चीज है, आप एक थिसल फनल लीजिए, ठीक है, इन्वर्टेड बीकर टाइप ले लीजिए। ये थिसल फनल है, इसके अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन डाल दिया आपने। ठीक है, उसको आपने एक बीकर में पानी डाला और उस बीकर में ये थिसल फनल रख दी जो सॉल्यूशन से, सुक्रोज सॉल्यूशन से भरी हुई थी। तो जो ये है इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। ठीक है, सुक्रोज सॉल्यूशन जो है वो सेपरेट हो गया पानी से थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब जो वाटर है वो वाटर, इसमें वाटर क्या होगा, ऑस्मोसिस का क्या मतलब होगा कि जो वाटर है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो वाटर फनल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जिससे फनल का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा। ठीक है, अगर पहले इतना था तो फनल का लेवल राइज कर जाएगा, तब तक जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी वाटर एंटर कर गया until and unless equilibrium is reached। अगर अब सेकंड कंडीशन क्या हुई, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा था तो वाटर यहां से यहां पे एंटर कर गया। ठीक है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल मूव कर गया। बट अब क्या हुआ, अगर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी कि जो ये कोई भी एक प्रेशर, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कुछ अप्लाई कर रही हैं, तो जो वाटर है वो डिफ्यूज नहीं करेगा फनल के अंदर थ्रू मेम्ब्रेन। तो अगर हमने यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था तो यहाँ पे एंटर कर रहा था, बट जैसे ही हमने एक प्रेशर ऊपर से अप्लाई किया तो यहाँ से जो वाटर है वो इसके अंदर एंटर करना बंद हो गया। तो जो ये प्रेशर है जो वाटर डिफ्यूजन को रोके, वाटर डिफ्यूजन को प्रिवेंट करे फ्रॉम एंट्रिंग, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रेशर को हम क्या नाम बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतना ये प्रेशर ज्यादा होगा और वाटर की जो डिफ्यूजन है उसको रोकेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। ठीक है,
बट उनके जो साइंस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। सपोज आप देखिए यहाँ पे पहले था हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल जो था, अब हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है। सपोज यहाँ पे नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल लग रहा था 5 -5, और हमने -5 की यहाँ पे हमने +5 हमने क्या अप्लाई कर दिया, प्रेशर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव जो ये टर्म थी ये कट हो गई और जो ये 0 हो गया, यानी कि अब इसकी यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट बंद हो गई। तो दैट मीन्स तो जो हमारा प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल है, उन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी, बट जो साइंस हैं वो डिफरेंट होंगे। एक का नेगेटिव होगा, दूसरे का पॉजिटिव होगा। ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। अभी हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिया, अब हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोलाइसिस में हम लोग क्या बात करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस की आप एग्जांपल, आप प्लाज्मोलाइसिस में मतलब बात क्या करेंगे कि अगर कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। यानी कि आप एक इसमें आप देखिए, इस पिक्चर में देखिए कि अगर कोई भी सेल और टिश्यू, कोई भी अगर ये सेल है, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये टोनोप्लास्ट वेक्यूल हो गया, वेक्यूल की आउटर लेयर टोनोप्लास्ट हो गई, ठीक है। ये वाला सेल हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने का मतलब क्या हुआ कि ना ही इसमें इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, इसमें वाटर ना ही अंदर एंटर करेगा ना ही बाहर जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जो है इसको फ्लैसिड कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, फ्लैसिड कंडीशन। तो जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो अंदर के ऑस्मोटिक प्रेशर को, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर दे तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी नेट फ्लो मूवमेंट नहीं होती और ना ही पानी अंदर जाता है ना ही सॉल्यूशन बाहर आता है। तो ये क्योंकि इक्विलिब्रियम रीच कर चुके होते हैं और इस कंडीशन को हम फ्लैसिड बोलते हैं। बट हम सेकंड स्टेज देख लेते हैं, अगर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख दें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, उसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो उसमें अगर हम लोग साइटोप्लाज्म को रख दें तो जो सेल है, ठीक है, सेल है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है, वो पानी अंदर चला जाएगा, तो वो टर्जिड कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो टर्जिड कंडीशन में क्या होगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बाहर, उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर अंदर की तरफ फ्लो कर जाएगा, फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है और इसमें सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। थर्ड कंडीशन क्या आ गई हमारे पास कि बाहर का जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइपरटोनिक का क्या मतलब हुआ, सॉल्यूट्स जो हैं वो सॉल्यूट्स जो हैं वो ज्यादा हैं बाहर की तरफ, सॉल्यूट जो है बाहर के सॉल्यूशन में ज्यादा है, यानी कि इसका वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है। बाहर का सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है, अंदर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब वाटर ने तो जो मूव करना ही है वो हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे वो पानी अंदर से बाहर आ जाएगा। तो पहले कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले वो साइटोप्लाज्म से लॉस होगा, क्योंकि जो अंदर का है वेक्यूल का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है। तो पहले साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ वाटर आएगा, फिर वेक्यूल से वाटर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल बन जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन कौन सी आ जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल की। पहली चीज थी आइसोटोनिक जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी,
तो वो फ्लैसिड कंडीशन। हाइपोटोनिक में बाहर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा अंदर का कम, तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा, वो टर्जिड कंडीशन। थर्ड आ गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा, बाहर का वाटर पोटेंशियल कम है क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा हो गए हैं, अंदर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर बाहर से अंदर आ जाएगा। पहले साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा, फिर वैक्यूल से बाहर आएगा, और जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, और उसको हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल का नाम देते हैं। बट जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल की कंडीशन होती है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है, वो रिवर्सिबल होती है। तो अगर हम इसमें वो सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वाटर वापस से अंदर चला जाएगा, क्योंकि वाटर डिफ्यूज करेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और इसमें क्या होगा कि जब हम उसको, हम लोग जो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो साइटोप्लाज्म एक प्रेशर बिल्डअप करेगा वॉल के अगेंस्ट, और वो प्रेशर होगा हमारा टर्गर प्रेशर। तो जो प्रेशर प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ द वॉल, रिजिड वॉल्स, जो प्रेशर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म अंदर की तरफ, वॉल की तरफ एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, तो उस प्रेशर को हम लोग प्रेशर पोटेंशियल का नाम भी देते हैं, ठीक है। इस प्रेशर पोटेंशियल की वजह से जो हमारा वाटर होगा वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, और सेल्स जो हैं वो रिजिड होते हैं सेल वॉल के कारण, सेल वॉल की रिजिडिटी के कारण सेल जो है वो रप्चर नहीं करता, और टर्गर प्रेशर ग्रो कॉज करता है कि सेल्स जो हैं उनकी एक्सटेंशन हो और एनलार्जमेंट हो, और पानी को वो एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब कर लेते, ठीक है। इस तरह से सेल्स मरते नहीं है जल्दी, ओके। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है? इम्बाइबिशन की एग्जांपल हो गई कि आपने कोई भी सीड्स जो हैं उसको पानी में रख दिया, ठीक है, जैसे चने हो गए, राजमा हो गए, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। आपने इनको वाटर में रख दिया, तो इनको वाटर में रख देंगे तो वाटर जो है वो इनके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, तो वाटर अंदर चला जाएगा, तो ये स्वेल अप कर जाते हैं, तो इसको क्या होता है, इम्बाइबिशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सीड्स के साथ साथ आप वुड की भी एग्जांपल ले सकते हैं। जो वुड है वो भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो हार्ड हो जाती है, वो इम्बाइब हो जाती है। तो पुराने टाइम में क्या करते थे कि जो रॉक्स होते थे, ठीक है, रॉक्स होते थे, रॉक्स में यहाँ पे क्रैक होता था, सब यहाँ पे क्रैक होता था, तो यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, वुड्स, छोटे छोटे वुड्स यहाँ पे भर देते थे। वुड भरने के बाद वो ऊपर से वाटर डाल देते थे, वाटर डाल देते थे, तो वो क्या होता था, थोड़े दिनों बाद वाटर, यहाँ वुड स्वेल कर जाती थी और वो प्रेशर क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से जो रॉक ब्रेक हो जाता था, ठीक है। तो इसको इम्बाइबिशन की एग्जांपल हम दे सकते हैं। सो क्या हम बात कर रहे हैं, इम्बाइबिशन होती क्या, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एक तरह की ये डिफ्यूजन है जिसमें सॉलिड्स जो हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, सीडलिंग्स को उसने एक बाउल में वाटर के साथ रख दिया, तो वाटर इसमें अगर आप एनलार्ज उसमें देखेंगे, एनलार्ज व्यू में, तो जो सीड्स हैं वो स्वेल अप कर गए, ठीक है। जैसे ये ड्राई सीड्स हो गए, इसको वाटर में रखा, जो बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, पानी में ड्राई सीड्स डाल दिए, ड्राई सीड्स ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद वो स्वोलन हो गए, ठीक है, और वो फर्दर सीडलिंग्स भी बन जाते हैं। सो सीडलिंग्स भी इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से ही बनते हैं। इम्बाइबिशन जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो 3 फैक्टर्स हम पढ़ सकते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वाटर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वो एब्जॉर्बेंट और लिक्विड जो इम्बाइब कर रहा है उसके बीच में वाटर पोटेंशियल का एक ग्रेडियंट होना चाहिए, और वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और एक एफिनिटी होनी चाहिए बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड आप यूज कर रहे हैं वो एफाइन करना चाहिए सीड्स के साथ। सपोज अगर आप सीड्स को पानी में रख रहे हैं तो सीड्स स्वेल करे, सीड्स को ऑयल में आप डिप करके रख देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना। So that is, there should be an affinity between the adsorbent as well as between the liquid. So these are the factors of the imbibition.
ठीक है, अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो पानी जो है लंबा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करती है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू वाटर एक से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है फ्रॉम लाइक वाटर पोटेंशियल के थ्रू, है ना। बट जो डिफ्यूजन होती है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए होती है, बिकॉज उसका जो टाइम पीरियड अगर आप काउंट करें तो जो 2.5 सेकेंड्स में सिर्फ 50 माइक्रोमीटर जो है वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर। तो इस तरह से तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत टॉल होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से तो ईयर्स लग जाए ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए। तो डिफ्यूजन तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमारा काम ही नहीं करता। तो अब हमारा क्वेश्चन ये आया कि प्लांट्स जब हमारे इतने, जो हमारे ट्रीज होते हैं वो इतने बिग होते हैं, इतने टॉल होते हैं, तो ऊपर तक पानी, रूट से ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है। सो उस ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जो कि बहुत फास्ट हो, ठीक है, जो फास्ट लॉन्ग डिस्टेंस तक फास्टर मूवमेंट कर सके। सो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, किस पे डिपेंड करता है वो, मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स का प्रिंसिपल है, दैट इज मास फ्लो और बल्क फ्लो। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट होती है इन मासेस, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, और क्योंकि उनके अंदर प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां से यहां अगर पानी ले रहे हैं, ठीक है, तो पानी के साथ साथ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ही मूव करते हैं, ठीक है, खाली पानी नहीं मूव करेगा, पानी के साथ जितने मिनरल्स फूड्स हैं वो सारे के सारे मासेस में इकट्ठे प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं। तो जो ये प्रेशर का डिफरेंस आता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है, या तो प्रेशर हम मतलब कि या तो किसी कोई चीज पुश करे, प्रेशर कैसे लगता है किसी भी चीज के ऊपर, या तो हम कोई चीज पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश करना जैसे कि गार्डन हॉर्स में होता है, आपने गार्डन में देखा होगा, गार्डन्स में एक छोटी छोटी पाइप्स लगी होती हैं जो कि ऊपर की तरफ पानी को खींचती हैं और वो पानी सारी जगह स्प्रेड होता है, ठीक है। तो या तो कोई पुश लगाओ जिसको हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, या फिर पुल हो, कोई चीज पुल कर रहा है, ठीक है, कोई खींच रहा है, पुश मतलब धक्का मारना, पुल मतलब खींचना, या तो कोई चीज पुल कर रहा है, पुल मतलब नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जैसे आप स्ट्रॉ से कोई चीज सक करते हैं, दैट इज पुल, सो दैट इज नेगेटिव प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों तरह के प्रेशर्स, ये दोनों तरह की जो फोर्सेस हैं अगर लगती हैं तभी वाटर मूव कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वो कर सकता है, ठीक है। और जो बल्क मूवमेंट होती है कंडक्टिंग टिश्यू से, वो उसको हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। तो उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की प्लांट्स में, वो किस तरह से होती है, खाली वाटर की नहीं होती, मिनरल्स भी साथ में जाते हैं, ठीक है, बाय डिफ्यूजन थ्रू मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट एट द रूट टिप्स, ठीक है। तो रूट टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स। तो वो रूट, जो ये रूट्स होते हैं, इनके हेयर्स जो होते हैं वो रूट्स, वो वाटर मिनरल्स दोनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन से उनका जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और वाटर जो है वो रूट्स में अंदर एंटर करते हैं। तो ये पाथवे के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो दोनों पाथवे हम स्टडी करेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, लेट्स सी कौन से पाथवेज हैं, इनको हम आगे स्टडी करते हैं। तो जो एपोप्लास्ट पाथवे है हमारा, ये क्या करता है, एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो उसमें तीन तरह से मूवमेंट हो सकती है। वो सेल से सेल में जा सकता है, सॉरी, वो ना क्या करता है कि वो सेल के अंदर नहीं एंटर करता, ठीक है, वो सेल वॉल के थ्रू तो चला जाता है, बट वो सेल मेम्ब्रेन में नहीं आता, ठीक है। एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो कॉन्टिन्यूस रहता है थ्रू आउट द प्लांट। सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है एंटर करने में, एंडोडर्मिस, आगे जाके हमारी एंडोडर्मिस आती है जिसके ऊपर सुब्रिन की एक लेयर बनी हुई होती है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोला जाता है, वहां पे वो लगी होती है, और उसमें जो है हमारा एपोप्लास्ट पाथवे काम नहीं आता, वहां पे जाके सिम्प्लास्ट पाथवे काम आता है।
ठीक है। तो एपोप्लास्ट पाथवे का क्या मतलब हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू या फिर सेल की वॉल के थ्रू जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। इट अकर्स थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स, बट ये कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। ठीक है। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है और मास फ्लो होता है। ठीक है। कोई भी बैरियर नहीं लगता। ठीक है। वाटर मूवमेंट को वो पूरा का पूरा मास फ्लो होता है, मिनरल्स वाटर के साथ साथ सब कुछ ऊपर जा रहा होता है। तो जैसे ही वाटर इवेपोरेट करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में तो एक टेंशन डेवलप हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल एपोप्लास्ट में। एक कॉन्टिन्यूस जो स्ट्रीम ऑफ वाटर बनी होती है उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है। उसको वो टेंशन को हम लोग एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एपोप्लास्ट पाथवे का सिंपल मीनिंग आप ये समझिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, सिंपल इंटरसेलुलर स्पेसेस या सेल वॉल के थ्रू आउट द प्लांट मूवमेंट रहती है उसकी। उसके बाद हम सिम्प्लास्ट पाथवे की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सिम्प्लास्ट पाथवे है वो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का सिस्टम है। वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, इंटरसेलुलर मूवमेंट भी हो सकती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है। वो कहीं से भी मूव कर सकता है। ठीक है। अब जैसे आप इसमें देखिए, ये हमारा रूट हेयर्स ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट्स में जो ये पानी जाना है, तो जो अब ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो जो ये सेल वॉल के थ्रू वाटर जा रहा है ये तो हमारा हो गया एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है। एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ से मूव कर गया पानी। ठीक है। यहाँ से बट अब ये एंडोडर्मिस आ गया। एंडोडर्मिस में क्या हुआ, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लग गए। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ने यहाँ से, जैसे यहाँ से वाटर आ रहा था तो यहाँ पे उसने रोक दिया कि हम तो जाने नहीं देंगे। तो अब क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको जाना तो है ही है, क्योंकि उसको प्रेशर लग रहा है, उसको पुल मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि अब उसको इसको क्रॉस करेगा। वो यहाँ से देखता है कि कहाँ से वो एंटर कर सकता है, तो वो सेल की मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करेगा। इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो चैनल्स लगे होते हैं वो इसके थ्रू ये सिम्प्लास्ट पाथवे अपना लेता है और ये पेरिसाइकिल में पहुंच गया और यहाँ से ये जाइलम में एंटर कर गया, जो कि ऊपर तक उसको लेकर जाता है। तो ये वाला जो पाथवे आ गया ये हमारा सिम्प्लास्ट पाथवे आ गया। और जो ये वाला पाथवे था बाहर की तरफ से मूव कर रहा है, ये हमारा एपोप्लास्ट पाथवे था। ठीक है। तो जो वाटर की मूवमेंट जो सिम्प्लास्ट पाथवे से है वो स्लो होती है। ठीक है। और आप इसमें हाइड्रीला लीफ की एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होती है, जो कि इजिली विजिबल होती है। ठीक है। तो अब आप पढ़ लिया आपने, दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा कि एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जाता है जिसमें वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं करता, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करके स्लो मूवमेंट हो जाती है वाटर की, वो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। ठीक है। तो अब सिम्प्लास्ट पाथवे में एंडोडर्मिस तो इम्पर्वियस होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी होती हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से रास्ता ढूंढते हैं कि कहाँ पे सुबराइज्ड वॉल कमी है, वहां से एंटर कर जाता है सिम्प्लास्ट में। ठीक है। फिर वो जाइलम तक रीच कर जाता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो मूवमेंट रहती है वाटर की वो जाइलम वेसल्स और ट्रकीट्स में चला जाता है। और जो सिम्प्लास्ट है दीज आर जो है ये नॉन लिविंग स्पेसेस हम काउंट करेंगे इसको। और इसमें जो है एक क्वेश्चन आया था हमारे पास नीट 2019 में कि जो पाइनस है, हमारा जो पाइनस ट्री है वो माइकोराइजा के साथ, ठीक है, वाटर इकट्ठे, ये दोनों माइकोराइजा के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके जो हेयर्स होते हैं। ठीक है। तो माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है रूट सिस्टम के साथ। इसमें क्या होता है कि जो इसकी फिलामेंट्स है वो यंग रूट्स के आसपास एक नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं। ये पाइनस की मैं बात कर रही हूँ। तो वो क्या करते हैं कि उसके आसपास एक नेटवर्क सा फॉर्म कर लेती हैं और वो रूट सेल्स में पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से मिनरल आयंस और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइफी। और जो रूट्स हैं वो वाटर और नाइट्रोजन कंपाउंड्स माइक्रोराइजा को रिटर्न में देते हैं, तो दोनों साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिम्प्लास्ट की
माइकोराइजल एसोसिएशन की फाइनस की एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो वाटर मूवमेंट रहती है प्लांट में, वो कुछ थ्योरीज आई। एक पहली थ्योरी क्या कहती है कि रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर डेवलप जो होता है, इसकी वजह से वाटर जो है रूट हेयर से ऊपर की तरफ मूव करता है, लीव्स तक, स्टेम तक, ऊपर तक जाता है जो वाटर, वो रूट प्रेशर क्रिएट करते हैं। रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे भी अब सॉइल पार्टिकल्स ने, जैसे अब सॉइल पार्टिकल्स ने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज में रूट्स के, और वाटर जो है उसके साथ साथ फॉलो करता है, मिनरल्स और सब चीजें इकट्ठी चली जाती हैं, तो जो उसके अंदर एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है, उस प्रेशर को हम लोग रूट प्रेशर का नाम कहते हैं। जाइलम में एक प्रेशर है जो उसको पॉजिटिव प्रेशर बना हुआ है, जो खींच रहा है, उसको हम रूट प्रेशर का नाम देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। बट ये स्मॉल ट्रीज और स्मॉल हाइटेड प्लांट्स में ये चीज पॉसिबल है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है और पानी की जो कॉलम है वो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, बट ये लॉन्ग हाइटेड प्लांट्स में ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि रूट जो प्रेशर है वो होता भी है कि नहीं। सो इसका एक एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं लाइव, जो चीज आप सब समझ सकते हैं, गट्टेशन। गट्टेशन क्या होती है, तो हमने आप अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में, जबकि ट्रांसपीरेशन सबसे कम होती है और गार्ड सेल्स जो होते हैं, स्टोमेटल सेल्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है, अगर आप कोई भी प्लांट को, किसी भी सॉफ्ट प्लांट को, उसकी स्टेम को अगर आप कट करेंगे बेस से, तो वहां से कुछ सॉल्यूशन ऊज आउट करेगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो जिसको बोलते हैं कि प्लांट्स क्राई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, व्हाई दे टीयर और क्राई, सो दैट मीन्स गट्टेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन वैसे तो हो नहीं रही, तो ट्रांसपीरेशन नहीं होती क्योंकि गार्ड सेल्स बंद है, ठीक है, रात का समय है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो इसमें स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म्स में नियर दी, यहाँ पे ग्रास ब्लेड्स पे, टिप्स पे, लीव्स पे। ठीक है, सो इन पे कलेक्ट हो जाता है हर्बेशियस प्लांट्स में। तो ये किस वजह से इसको क्या डिफाइन करता है ये, कि एक प्रेशर था जो ऊपर की तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स को लेकर आया, पर पानी बाहर ट्रांसपायर नहीं करा, इस वजह से वो स्टेम्स की टिप्स पे इकट्ठे हो गए, और जब आप उसको कट करके देखते हैं तो वाटर जो है वो ऊज आउट करता है बाहर की तरफ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो ये हमारा गट्टेशन हो गया। अब हम गट्टेशन में ये भी बोलते हैं कि जो रूट प्रेशर है वो सिर्फ मॉडेस्ट पुश देता है वाटर ट्रांसपोर्ट को, उसका वो टॉल ट्रीज में वाटर मूवमेंट पे कोई ज्यादा रोल नहीं होता। और इसमें एक चीज और होती है, जो रूट प्रेशर होता है, जब रूट प्रेशर लगता है, तो जैसे सपोज यहाँ पे वो, यहाँ पे अगर हम लीफ की बात करें, तो यहाँ स्टोमेटा लगे हुए हैं, तो ये हमारा लीफ हो गया, ये हमारी स्टेम हो गई, यहाँ से रूट्स ने प्लन किया, तो ये क्लोज है, ये क्लोज है। ठीक है, ये बंद पड़े हैं यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे हमारा वाटर कॉलम है। ठीक है, तो वाटर कॉलम है, ये वाटर कॉलम ऊपर की तरफ ऐसे कंप्लीट है। ठीक है, तो जब यहाँ पे रूट प्रेशर लगता है तो ये कॉलम ब्रेक हो जाता है, कॉलम ब्रेक होने से यहाँ पे जब ऊपर प्रेशर आया तो वाटर लगा, तो ये इवेपोरेट हुआ, यहाँ पे एक रूट जो ये चेन है वाटर कॉलम की, ये ब्रेक डाउन हो जाती है जाइलम के अंदर, तो क्योंकि टेंशन क्रिएट हो गई इसके अंदर, जैसे क्या हुआ कि ट्रांसपीरेशन हुई। ठीक है, लीव्स में वाटर ऊपर से निकल गया, हर्बेशियस प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो ये वाटर कॉलम था, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ थी इनके अंदर, ये ब्रेक डाउन हो गई, ये ब्रेक डाउन होने से जो इसका कॉलम है ये ब्रेक हो गया। तो ये कॉलम जो ब्रेक होता है, ये रीएस्टैब्लिश कौन करता है, रूट प्रेशर रीएस्टैब्लिश करते हैं। तो जैसे ही ऊपर से प्रेशर आता है, ये कॉलम वापस से जुड़ जाता है। ठीक है, और जो ट्रांसपीरेशन पुल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम आगे लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कि जिसके कारण पूरा का पूरा एडहेशन जो कोहेजन थ्योरी है,
सेकेंड थ्योरी, एक तो रूट प्रेशर थ्योरी हो गई जो कि सिर्फ हर्बेशियस प्लांट्स में वैलिड है, पर जो हम कोहेजन एडिशन थ्योरी, हम लॉन्ग टॉल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उनके अंदर वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, वो ट्रांसपिरेशन पूल से होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके बाद हम उसके यूजेस को पढ़ेंगे, फिर हम अपटेक और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स और अपटेक ऑफ मिनरल आयंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग वाटर और मिनरल आयंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोग फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टिश्यू कौन जो फूड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। So I hope you guys enjoy watching this video. अगर आपको सब समझ में आ गया है, and if you have been, अगर like आप अच्छे से इस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स लाइक प्लीज लाइक माई वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड जो ये चैप्टर है, हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो प्लीज इसको आप समझिए और री रीड कीजिए एनसीईआरटी बुक को, ताकि आप एग्जाम्स में इस चीज को अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।